हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 से 5 हम लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड किया है। जो बच्चे छूट गए हों या जिनको समझ में नहीं आई होगी, मैं ये 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए भेज रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से पढ़ें। ये क्लासेस जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल के सहायक प्राचार्य मैं शशिकांत प्रसाद आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे सिलेबस में आरबीआई पढ़ना है, यानी केंद्रीय बैंक। तो पिछले क्लास में भी मैंने बताया कि केंद्रीय बैंक से 2 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा कि केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। दूसरा जो सवाल इससे पूछे जाएंगे वो है मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, साख के नियंत्रण। तो हम लोग केंद्रीय बैंक के फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको ई कंटेंट भी हम लोगों ने भेज दिया है, उसे कृपया अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को, साख नियंत्रण के तरीके। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये साख नियंत्रण क्यों करता है केंद्रीय बैंक। क्या कारण है कि साख नियंत्रण को अपनाता है या साख नियंत्रण करता है कमर्शियल बैंक का, क्या इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साख नियंत्रण का केंद्रीय बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला देखते हैं कि इसमें है देश में कीमत स्तर को स्थिर रखना, टू मेंटेन द इंटरनल प्राइस लेवल। मतलब है कि देश के अंदर कीमत में नियंत्रण रहे, इसके लिए साख नियंत्रण के तरीके अपनाता है केंद्रीय बैंक। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका है विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाना। मतलब है कि जैसे पैसे से डॉलर को खरीदते हैं या डॉलर पैसे को खरीदता है, या हम लोग पैसे से अन्य विदेशी मुद्राओं को खरीदते हैं, तो उसको हम लोग कैसे स्थिर बना के रखें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट कंट्रोल का। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोने का वाह प्रवाह को रोकना, टू प्रोमोट द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। का मतलब होता है कि हमारे देश में जो सोना है उस सोने को हम बाहर जाने ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का वित्तीय व्यवस्था मजबूत होने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी हो या गोल्ड का स्टॉक मैक्सिमम होना चाहिए। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है व्यापार चक्रों का नियंत्रण करना। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि व्यापार में कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी बूम पे होता है, कभी नीचे होता है। तो इस स्थिति को हम लोग नियंत्रण कर सके। पांचवा जो कारण है व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करना। मान लिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये देखना है कि हमको कोरोना किट चाइना से खरीदना है, दक्षिण कोरिया से खरीदना है, तो हम कैसे लाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी राज्य सरकारें या जो भी कंपनियां खरीदेगी उसको हमको डॉलर के रूप में देना होगा। तो आरबीआई क्या करता है कि ये डॉलर आपूर्ति करता है राज्य सरकारों को या कंपनियों को कि विदेश से दवाई मंगा या किट मंगा। तो इस तरह से ये साख नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास ये निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम लोग देखते हैं कि साख नियंत्रण का क्या तरीका है। तो सामान्यतः साख नियंत्रण के 2 तरीके होते हैं। पहला है मात्रात्मक, जिसको क्वांटिटेटिव, और दूसरा है गुणात्मक तरीका। मात्रात्मक तरीके में हम लोग 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि बैंक दर में परिवर्तन, दूसरा है खुले बाजार की प्रचलन, और तीसरा है हमारा रिजर्व अनुपात को कैसे कंट्रोल करें। इसी में हम लोग देखते हैं गुणात्मक में ये है
कि गुणात्मक तरीके से हम कैसे साख नियंत्रण करें, इसमें मुख्यतः हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय बैंक ये कहता है कि गुणात्मक नियंत्रण तभी हो सकता है जब आरबीआई साख पे डायरेक्ट नियंत्रण करे। तो हम लोग बारी बारी से सभी का अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहला है बैंक दर नीति, यानी बैंक रेट पॉलिसी। अब सवाल उठता है कि बैंक रेट क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पिछले क्लासेस में भी बता चुके हैं कि बैंक दर क्या है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो बैंक दर वह न्यूनतम दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को या व्यापारिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। ये सिंपल भाषा में हम लोग जानते हैं कि बैंक दर वह दर है जिस दर पे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है या ऋण प्रदान करता है, उसे हम बैंक दर कहते हैं। अब ये बैंक बैंक क्यों लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को, तो इसके लिए जानना आवश्यक है कि ये बैंक रेट में परिवर्तन क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो जाए, यानी कीमत बढ़ जाए, सामान्य कीमत बढ़ जाए। एक विद्यार्थी सवाल कर रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से और गूगल क्लासेस के माध्यम से कि सर इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। तो इन्फ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें सामान्यतः ये देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें बढ़ोतरी होना, यानी सामान्य वस्तुओं और सेवाओं को कीमत में वृद्धि को ही हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति में क्या किया जाता है कि जैसे कि मान के चलते हैं कि कॉमर्शियल बैंक 5% के रेट से लोन लिया आरबीआई या केंद्रीय बैंक से, और वो अपने ग्राहकों को लोन दे रहा है। तो ग्राहकों को लोन देने से होता क्या है कि मनी का आउटफ्लो होता है, मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाता है, जिससे मान लीजिए इन्फ्लेशन उत्पन्न हो गया। तो आरबीआई क्या करती है, केंद्रीय बैंक क्या करती है कि बैंक रेट को बढ़ा देता है। बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक अब कम लोन लेना शुरू करता है केंद्रीय बैंक से, जिससे कि सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में कम हो जाता है, और इस तरह से हम लोग स्फीति पर नियंत्रण करते हैं। इसके विपरीत जब मंदी की स्थिति होती है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी या सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में आरबीआई क्या करता है कि बैंक रेट को घटा देता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके लोगों के बीच में लोन दे सके, यानी जनता के बीच में लोन दे सके। तो इस तरह से मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि बैंक दर से या बैंक दर के परिवर्तन से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। दूसरा जो इसमें है क्रेडिट कंट्रोल का तरीका, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार में प्रतिभूति सिक्योरिटी होता है, प्रतिभूति को बेचा और खरीदा जाता है। इन सिंपल तौर पर साधारण रूप में हम ये कह सकते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना और खरीदना, इसी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ गई, सामान्य कीमत बढ़ गया, स्फीति आ गया, तो इसमें आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा कि वो अपना सिक्योरिटी जो है, सरकारी सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति कमर्शियल बैंक को बेचेगा। कमर्शियल बैंक को जब बेचेगा तो कमर्शियल बैंक बदले में उसे नगदी या चेक के माध्यम से आरबीआई को भुगतान करेगा, जिससे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सके। इससे होता क्या है कि जैसे ही वो चेक के माध्यम से या कैश आरबीआई के पास जमा करता है तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे होते हैं पब्लिक को, जिससे लोग सर्कुलेशन ऑफ मनी जो होता है अर्थव्यवस्था में वो कम होता है। और
हम लोग इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसके विलोमता होता है कि मान लिया जाए मंदी की स्थिति में क्या हो सकता है, तो वैसे स्थिति में आरबीआई क्या करती है कि कमर्शियल बैंकों का बॉन्ड या सिक्योरिटी को खरीद लेता है और खरीदने के एवज में आरबीआई या केंद्रीय बैंक भुगतान करता है चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से, या जनरली आप क्रेडिट का बात करें तो कैश के माध्यम से कमर्शियल बैंक को लिक्विडिटी देता है, यानी पैसा देता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा, लिक्विडिटी की मात्रा एक्सपेंड हो सके, बढ़ सके, जिससे कि मंदी की स्थिति से निपटा जाए। तो कुल मिलाकर हम लोग यही कह सकते हैं कि खुले बाजार की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बना रहे। तीसरी है आरक्षित नकदी कोष में परिवर्तन। सबसे पहले बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि आरक्षित नकदी कोष है क्या। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक जब पब्लिक से पैसा लेता है तो उस पैसे को वो, कुछ हिस्से को वो आरबीआई के पास रख देता है और बाकी पैसे को वो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है या व्यापार करता है। तो इसी के लिए 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन के अनुसार ये कहा गया कि आरबीआई के पास अधिकार होगा, यानी केंद्रीय बैंक के पास अधिकार होगा कि अनुसूचित बैंकों के नकदी कोषों के उनकी जमाओं का 3 से 15% तक सीमित किया जाएगा। यानी ये आरबीआई के पास अधिकार होगा कि आरक्षित नकदी अनुपात सरकारी या अनुसूचित बैंकों में कितना होगा। सामान्यतः अभी 3 से 15% है। मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर आपने बैंक में 100 रुपया जमा किया और आरक्षित अनुपात 10% है, यानी 10% आपका, यानी 10 रुपया आपका आरबीआई के पास रहेगा। अब बाकी जो 90 रुपया बचेगा उससे कमर्शियल बैंक क्या करेगा, व्यापार करेगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी ये हो सकता है कि मुद्रास्फीति का उत्पन्न हो जाए अर्थव्यवस्था में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करता है। अब क्या करता है कि मान लीजिए मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गई, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा कि जो 10% आरक्षित नकदी कोष में था वो बढ़ा के 15% कर देगा। इससे क्या होगा कि आप 100 रुपया जमा कर रहे थे किसी बैंक में, तो बैंक 15 रुपया आरबीआई के पास रखेगा और 85 रुपया ही वो व्यापार करेगा या क्रेडिट क्रिएशन करेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन या एक्सपेंशन ऑफ मनी जो है घटेगा। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि आरक्षित नकदी कोष में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यानी तीनों में हम लोग ये देख रहे हैं, बैंक दर के परिवर्तन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में या आरक्षित नकदी अनुपात में, तीनों में परिवर्तन करके ये क्या किया जाता है कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सभी के माध्यम से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल में जो हम लोग देखे हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो कहते हैं गुणात्मक रूप से हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन को कैसे सीमित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है चयनात्मक साख नियंत्रण के तरीके। उसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2-3 तरीके इसमें हैं कि खास करके विशेष प्रकार की प्रतिभूति के विरुद्ध बैंकों द्वारा साख सीजन के लिए न्यूनतम मार्जिन सीमा अपनाया जाता है। कहने का मतलब किसी एक विशेष प्रकार का सिक्योरिटी होता है जिसमें यह सीमित किया जाता है कि सिक्योरिटी जो होता है उस पर इतना ही % के आधार पर हम किसी को लोन देंगे। दूसरा है कि व्यक्तिगत जो ऋणकर्ता होता है वो विशेष वस्तु के लिए
विशेष साख की अधिकतम सीमा कर देता है। मानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा है तो उसके लिए लिमिट कर दिया जाता है कि आपको इतना ही लोन मिलेगा, इतना ही ऋण मिलेगा। इसमें तीसरा है विशेष वस्तुओं की बिक्री संबंधी ऋण पत्र से मनाही। यानी कुछ खास वस्तुएं होती हैं जिसके लिए ऋण पत्र जारी किया जाता है, लोन दिया जाता है, वैसे लोन पे भी रोक लगाया जाता है और अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग किस्म का ऋण दिया जाता है और उसमें एक सीमित दायरे में ऋण दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल माने कुछ विशेष परिस्थिति में विशेष वस्तुओं के लिए और विशेष व्यक्तियों के लिए ये लोन सीमित कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ये बताना चाहेंगे कि मान के चलते हैं कोई व्यापारी है, किसी विशेष वस्तु के लिए वो व्यापारिक बैंकों से लोन लिया। एग्जाम्पल के तौर पर प्याज का जैसे ही उत्पादन होता है तो व्यापारिक बैंक से लोन लेता है कि हमको ये प्याज इतना खरीदना है व्यापार के लिए। तो 10,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया है एक व्यापारी ने और वो भंडार कर लिया है जी कि प्याज खरीद के, और वो व्यापारी समझता है कि जैसे ही प्याज महंगा होगा हम बेचना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति जब उत्पन्न हो जाती है तब आरबीआई कमर्शियल बैंक को यह गाइडलाइन जारी करता है कि जिस व्यक्ति को आपने अमुक वस्तुओं के लिए ऋण दिया है आप ऋण वापस लीजिए। तो इस तरह से व्यापारी पे ये प्रेशर आता है कि लोन को जल्दी वापस कीजिए। वैसे स्थिति में क्या करता है व्यापारी अपना भंडार को खाली करता है, यानी अपना प्याज को बेचना शुरू कर देता है और जो उसको पैसे आते हैं वो ऋण चुकाना शुरू कर देता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि मार्केट में अर्थव्यवस्था में जो वस्तु का कमी हो गया था यानी शॉर्टेज हो गया था, जैसे प्याज का एक उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये पिछले बार हुआ था, तो ये प्याज की मात्रा बढ़ जाता है अर्थव्यवस्था में जिससे कि महंगाई कम हो जाती है। तो कुल मिला के ये था क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। इस तरह का हम लोग मेथड से जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि इसके लिए आप किताब पढ़ें। जो समझ में नहीं आए वो गूगल के माध्यम से, जूम में जब हम क्लास लेते हैं उसके माध्यम से, हैंगआउट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं या फ़ोन के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। और बिल्कुल हम आपके उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। आपको नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी या गूगल क्लासेस के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो बिल्कुल हम अगले क्लास में इसी तरह से पढ़ाएंगे। थैंक यू।